जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर्स लाइब्रेरी क्लासेस में। अभी आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है जिससे रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और अभी हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे जिससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज हम लोग उससे के आगे पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन पहले यहाँ पे है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ वही हम लोग देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अंग्रेज लोग जो थे मुसलमानों से ये वादा किए थे कि वह तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, तुरंत ही कर दिया। पहले वादा किया नहीं करेंगे, फिर कर दिया और फिर कर कर उसे आपस में बांट लिया। और इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया था। इसी का विरोध तुर्की के खलीफा लोग करने लगे और इसी के कारण जो है भारत में इसी विभाजन का विरोध के खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। और तुर्की, चूंकि तुर्की में हो रहा था तो भारत में भी विभाजन का विरोध होने लगा। फिर खिलाफत आंदोलन को दो ने एथी थे दो दो लोगों ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन को। तो उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। फिर अखिल भारतीय खिलाफत की पहली बैठक आपका दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था, जो आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता उस समय महात्मा गांधी ने किया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया था और फिर भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया धीरे धीरे। और फिर महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हुआ क्योंकि तुर्की में ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। इससे इससे गांधी जी को मुसलमानों का भी सपोर्ट अच्छा मिलने लगा। कब? खिलाफत आंदोलन के बाद ही। तुर्की हम लोग देखेंगे पहले दोस्तों कि अभी चंपारण में, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो जब ये चंपारण में विरोध किए थे तो वहां पर चंपारण से तक वहां पर के मजदूर लोग जो थे उनका समर्थन मिल गया था। फिर खेरा भी पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें भी मजदूर लोग का सपोर्ट मिल गया था। और यहाँ फिर अहमदाबाद भी पढ़े हम लोग। और फिर उसके बाद यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी को ये मुसलमानों का भी सपोर्ट मिलने लगा था। आइए फिर इसको अब हम लोग पढ़ देते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में विजय होने के बाद ब्रिटेन ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहे तुर्की पर सेब्रे की संधि से अपमानजनक शर्तें सौंपी। उल्लेखनीय है कि तुर्की के खलीफा का पद प्रतिष्ठित था और मुस्लिम समुदाय उसे सर्वोच्च धार्मिक गुरु के रूप में स्वीकार था और अतः उन्हें यह धर्म का अपमान लग उसे यह धर्म का अपमान लगा और इसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन का जन्म हो गया। खिलाफत आंदोलन को व्यापक जन आधार देने में 1911 का अहरार आंदोलन सहायक सिद्ध हुआ, जो भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का पहला आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में अली बंधु, हसन मोहानी, हकीम अजमत खां जैसे व्यक्तियों ने किया और हिंदू मुस्लिम एकता के स्वनिक अवसर देखते हुए गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। यद्यपि तिलक व जिन्ना गांधी से सहमत नहीं थे, हजरत मोहानी ने इसी दौरान गांधी को बहिष्कार व स्वराज की सुझाव दिया। तो मोहम्मद अली ने भारतीय मुसलमान को सेना में शामिल होने का सफल यद्यपि तिलक व जिन्ना गांधी से सहमत नहीं थे, हजरत मोहानी ने इसी दौरान गांधी को बहिष्कार व स्वराज का सुझाव दिया। तो मोहम्मद अली ने भारतीय मुसलमान को सेना में शामिल होने का फतवा जारी किया और इस आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी मोहम्मद अली की हुई। मोहम्मद अली ने कॉमरेड अंग्रेजी में तथा हमदर्द नामक पत्र निकाला। तुर्की तुर्की की जनता शीघ्र ही कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिकीकरण के लिए उठ खड़ी हुई और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। अतः खिलाफत आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया था। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग होम रूल लीग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो 1916 में हुआ था, तो यह होम रूल आंदोलन यह जो था ये आयरलैंड से प्रेरित था और इसका शुरुआत आपका 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण में आपका बाल गंगाधर तिलक थे जो कि महाराष्ट्र से थे 1916 में, और दूसरा चरण आपका 1926 में हुआ था, एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ठीक है, दूसरा चरण। इसके बाद क्या हुआ था,
पहला चरण बाल गंगाधर तिलक का था और इसी आंदोलन के समय जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और फिर इसी के लिए वैलेंटाइन सिरोल ने जो है तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहते थे, जिसके कारण उस पर केस करने के लिए ये थी बाल गंगाधर तिलक जो है लंदन चले गए थे और इस पर मानहानि का दावा ये कर दिया था। और उसी कारण जो आपका 1918 में फिर होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया था। फिर अब दूसरा चरण में बताया अभी कि एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था और इसका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ा गया तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी? तो राज्यों का स्वशासन, स्वशासन यानी खुद का शासन। तो आइए होम रूल आंदोलन देखते हैं। आयरलैंड की प्रेरणा से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सरकार से स्वशासिता प्राप्ति को लेकर आइए अब हम लोग इसे थोड़ा सा पढ़ देते हैं। आयरलैंड की प्रेरणा से भारत में ब्रिटिश शासन सरकार से स्वशासन की प्राप्ति को लेकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1916 में भारत में 2 होम रूल आंदोलन स्थापित हुआ था। पहला अप्रैल में पहली लीग तिलक द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जोसेफ पमिस्टा बनाए गए तथा केलकर सहयोगी बने और यह लीग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में प्रभावित रही। सितंबर में एनी बेसेंट की लीग स्थापित हुई, जिसकी अध्यक्ष वे स्वयं बनी और सचिव अरुणडेल बनाए गए। जिन्ना, नेहरू, मालवीय जैसे लोग इस लीग से जुड़े हुए थे। यद्यपि गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। बेसेंट की लीग संपूर्ण भारत में फैली, परंतु दोनों लीग ने समन्वय व सहमति से कार्य किया। उल्लेखनीय है कि गांधी की शुरुआती आंदोलन की सफलता में होम रूल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एनी बेसेंट फेबियन समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी और 1893 में भारत में आई थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर इन्होंने प्राचीन धर्म और दर्शन को पुनर्स्थापित करना चाहा। इन्होंने 2 पत्र निकाले, पहला कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया तथा बनारस से सेंट्रल विस्टा हिंदू विद्यालय की नींव रखी थी। इनका 2 पत्र था, कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। तिलक ने इसी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और इसी आंदोलन के दौरान उन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा। तिलक इस पर मानहानि का दावा करने लंदन चले गए। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में। तो आइए पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये जो है पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाने वाला पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें जो है ना पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। इसमें असहयोग आंदोलन में पूरे देश की जनता ने भाग लिया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। फिर महात्मा गांधी के कहने पर ही वकील लोग जो थे, वकीलों ने न्यायालय में जाना छोड़ दिया। विद्यालयों में अंग्रेजों के स्कूल को छोड़ दिया। नाई, धोबी, ये मोची, ये सब जो बावर्ची लोग थे, ये सब अंग्रेजों का काम करना छोड़ दिए, सीधे तौर पे मना कर दिए। फिर इसके बाद लोग अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार वगैरह सबको सबसे सामान लेना के लिए सब कुछ छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को जो है भारी नुकसान होने लगा। लेकिन क्या था, ये आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सका। इतना करने के बावजूद भी यह आंदोलन क्या आज़ादी नहीं दिला सका। और फिर दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन श्री राजगोपालचारी ने शुरू कर दिया। और इसी आंदोलन के दौरान जो है मौलाना मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की और सी अरदास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ
प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन क्या था कि वे बाद में इस आंदोलन से जुड़ गए और इस आंदोलन में जेल जाने वाले जो पहले पुरुष थे सी आर दास थे तथा पहली महिला एक बसंती देवी थी। और फिर 5 फरवरी जैसा कि जानते हैं 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ भीड़ जिसमें आपका 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। और इसी घटना के बाद ही महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग को वापस ले लिया और इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को फिर यह आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर महात्मा गांधी के जो इस कदम से पूरा भारत में विरोध होने लगा। जवाहरलाल नेहरू ने तो यह तक कहा कि यदि कश्मीर की किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने भी यह कहा कि जब जनता का उत्साह जो है अपने चरम पर पहुंच गया था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना का एक मूर्खता निर्णय था। ठीक है, और मेरे तो इस निर्णय का तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। फिर 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में जो है आपका गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हो गई। और फिर 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जो है जेल से रिहा कर दिया गया। फिर 1924 में गांधी जी ने बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन का जो आपका कर्नाटक में हुआ था उसकी अध्यक्षता कर दिए आकर के। इसी के बाद मतलब यही था कि गांधी जी तो सोचे कि चौरा चौरी हत्याकांड में जो 22 पुलिसकर्मी मर गए थे उसी कारण गांधी जी को लगा कि कहीं यह उग्र ना हो जाए, इसलिए क्या किए वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। यही बात था। तो आइए अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कुछ। शोषणकारी असहयोग आंदोलन। शोषणकारी सत्ता से सहयोग न करना ही असहयोग का मूल है और यह गांधी के असहयोग का अभिनय हिस्सा था। 1920 में गांधी ने 3 मुद्दों के साथ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। खिलाफत संबंधी भूल सुधार, पंजाब अन्याय की जांच, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ भी बताएं, और स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन का यंत्र या नारा कुछ भी कह लीजिए। असहयोग आंदोलन का नारा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिया। मतलब नारा था कि 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज मिल जाएगा तथा आंदोलन आरंभ करने के पहले अपने केसरे हिंद की उपाधि व अन्य पदक वापस लौटा दिए थे, जो कि एक सहयोगी का असहयोगी बनाने का प्रतीक था। असहयोग को कांग्रेस से पारित करवाना आवश्यक था, अतः सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने की थी। यहाँ सी आर दास, मालवीय, एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने प्रस्ताव का विरोध किया किंतु मोतीलाल नेहरू ने असहयोग से पारित हो गया। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। अध्यक्ष उस समय थे राघवाचारी। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और सबको अद्भुत करते हुए सी आर दास ने प्रस्ताव को स्वयं पढ़ा और पारित कराया किंतु इसके विरोध में एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल व जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी और एनी बेसेंट व पाल ने तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1918 में स्थापित ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की सदस्यता ले ली। कार्यक्रम देखते हैं कौन से कार्यक्रम में कौन थे। बहिष्कार तथा रचनात्मक दोनों कार्यक्रमों को अपनाया गया। बहिष्कार हम लोग देखते हैं। सरकार के साथ जुड़ी सभी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे पश्चात वकीलों ने वकालत छोड़ दी और गांधी जी ने चुनावों का बहिष्कार करते हुए विधानसभा सदस्यों को भी त्यागपत्र देने को कहा। जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की पदवी को लौटा दिया और आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार बना किंतु गुरुदेव टैगोर ने इसे व्यर्थ की निष्ठुर बर्बादी कहा। आंदोलन के मूल कार्यक्रम का हिस्सा न होते हुए भी महिलाओं द्वारा मादक पदार्थों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन अत्यधिक सफल रहा और इसकी प्रभावशीलता को देखते हुए
गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसे मूल कार्यक्रम का हिस्सा माना। अब रचनात्मक कार्यक्रम कुछ देख लेते हैं। छुआछूत, अस्पृश्यता, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा बांटना, वसूद काटना, गांव में जागरूकता फैलाना। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया जिससे प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस बने। इसी आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, जो कि गुजरात विद्यापीठ, व जामिया मिलिया जैसे संस्थान खोले गए तथा इसी आंदोलन के दौरान ही एंग्लो अंग्रेज एंग्लो एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। चेम्सफोर्ड के बाद 1921 में रीडिंग वायसराय बनकर भारत आए। आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंधाधुंध गिरफ्तारी का आदेश दिया। जब यह आंदोलन चरम पर था तो 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी हिंसक घटना को आधार बनाकर गांधी ने आंदोलन वापसी का आकस्मिक निर्णय लिया, जिससे मोतीलाल नेहरू व सी.आर. दास जैसे वरिष्ठ नेता असंतुष्ट हुए और असहयोग आंदोलन, जैसे अभी बताया हम लोग अभी हम आपको बताएं कि मोती जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगर कश्मीर को कुछ होता है तो उसका कन्याकुमारी को सजा नहीं दी जाए। और आपका सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया था तो गांधी जी ने यह आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ अन्य घटनाएं भी चर्चित थी। 1921 में मोपला के दंगे, वस्तुतः मालाबार तट पर अरब मूल के बसे लोगों को मोपला कहा जाता है। मालाबार जो आपका केरल साइड है उसको, उसी के तट को क्या कहते हैं, मोपला कहा जाता है। हिंसा का मुख्य कारण धार्मिक न होकर आर्थिक था। बम्बई में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध। आंध्र प्रदेश में अल्लादी गोपाल कृष्णन के नेतृत्व में चिराला पिल्ला आंदोलन। वस्तुतः गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे। पिछले वीडियो में हम लोग असहयोग के बारे में बता दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे, किंतु हिंसक घटनाओं ने उन्हें एहसास करा दिया कि अभी भारतीय पूरी तरह से हिंसक है, महत्व को नहीं समझ सके। अतः बारदोली में उन्होंने सविनय अवज्ञा स्थगित करने की घोषणा की। कांग्रेस में परिवर्तनवादी थे, प्रोत्साहवादी थे। आगे देखते हैं हम लोग समाजवादी स्वराजवादी दल को देखते हैं। तो असहयोग की वापसी के बाद कांग्रेस वैचारिक स्तर पर दो भागों में बट गया और यह कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी कहलाया। अपरिवर्तनवादी में आपके नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व पटेल के नेतृत्व में यह समूह गांधी के मूल कार्यक्रमों में विश्वास करता था और चुनाव के बहिष्कार व रचनात्मक कार्यक्रमों को बेहतर रणनीति मानता था। परिवर्तनवादी या प्रोत्साहवादी सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गांधीवादी राजनीतिक रणनीति से अलग रणनीति का समर्थन किया और उन्होंने विधानसभा में प्रवेश का समर्थन किया। इसकी मूल रणनीति असहयोग को विधानसभा में ले जाना था। 1923 में स्वराजवादी दल की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास बने। इस पार्टी का वास्तविक नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराजवादी दल रखा गया। 1922 में सी.आर. दास कांग्रेस अध्यक्ष बने, किंतु वे गया जेल में थे, अतः मौलाना आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1923 के चुनाव से स्वराजवादी ने महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की, मध्य प्रांत में बहुमत हासिल कर लिया और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे तथा केंद्रीय सभा में गठबंधन कर बहुमत हासिल करने की कोशिश की। पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित न होने देना इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसकी सबसे प्रमुख मांग थी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए। विठल भाई पटेल के
केंद्रीय सभा सभा के पहले भारतीय स्पीकर बने। सी आर दास कलकत्ता के महापौर बने और कलकत्ता नगर पालिका के सीईओ सुभाष चंद्र बोस बने। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मतलब सुभाष चंद्र बोस बने और जवाहरलाल नेहरू की भी इलाहाबाद के मेयर बने। स्मरणीय है कि बाद में गांधी जी ने स्थानीय प्रशासन के कांग्रेसी को भाग लेने की इजाजत दी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल है। विठल भाई पटेल को केंद्रीय सभा के पहले भारतीय स्पीकर बनाए गए। कौन? विठल भाई पटेल। और सी आर दास कलकत्ता के महापौर बने, ठीक है। और नगर पालिका के सीईओ आपका सुभाष चंद्र बोस बने और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर बने। 1925 में सी आर दास की मृत्यु के बाद यह दल बिखरने लगा और सरकार के साथ असहयोग करने लगा। मोतीलाल नेहरू सैन्य जांच के लिए गठित समिति के सदस्य बने गए। धर्मनिरपेक्षता को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले इस दल में धीरे धीरे सांप्रदायिक विचार प्रभावित होने लगा और महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफा देकर अलग अलग पार्टी स्थापित कर ली, जैसे मदन मोहन मालवीय ने नेशनलिस्ट पार्टी तो जिन्ना ने इंडिपेंडेंस पार्टी का गठन किया। कुछ विद्वानों ने इस दल को घूमने फिरने वाला या भ्रमणशील संस्था कहा, तो राज्य सचिव बर्केनहेड ने इसे भारत की सबसे अनुशासित पार्टी कहा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी से रिलेटेड ही है। और तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।